नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आज हम लोग एक निबंध और करने वाले हैं। इसके पहले एक निबंध हम लोगों ने किया था, है ना। आज हम लोग उसी कड़ी में आज पुनः से एक नए निबंध की ओर आ रहे हैं। और ये जो निबंध आपका इसको मैं सदाबहार निबंध कहता हूं, क्योंकि ये एक ऐसा निबंध है कि आप एग्जाम को भी देंगे, अगर वहां पर एक एस्से का सेगमेंट अगर आता है तो वहां पर ये एस्से इस टॉपिक पर अक्सर पूछे जाते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? क्लाइमेट चेंज, जिसको हम सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? सामान्य भाषा में हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं। आप इस पूरे निबंध को लिखेंगे, इसकी क्या पृष्ठभूमि रहेगी है, या इसका क्या पूरा खाका रहेगा, आगे कैसे हम इसको लिखेंगे, क्या इसका फ्रेमिंग रहेगी, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात मैं यहां पर सबसे महत्वपूर्ण आपसे कह देता हूं कि एस्से एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर आप बहुत बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और एक बेहतर मार्क्स को गेन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त इतनी सी है कि आप बहुत अच्छे ढंग से और बहुत ही सारगर्भित तरीके से अपने निबंध को लिखने का प्रयास कीजिएगा। कुछ भी जो है, चूंकि इसमें 600 शब्दों में आपको लिखना होगा, आरओ में 700 शब्दों में लिखना होगा आपको पीसीएस में, और अगर आप यूपीएससी का भी एग्जाम देते होंगे तो 1000 शब्दों में आपको वर्ड्स में लिखना होगा। आप यहां पर अपने विचारों को लिखते हैं, खुल के लिखते हैं। खुल के लिखने का मतलब यह भी नहीं हो गया कि आप कुछ भी कूड़ा कपड़ा टाइप का कंटेंट आप यहां पर उठा के रख रहे हैं, ऐसा नहीं करना। आपको सिस्टमैटिक तरीके से और बहुत ही बेहतर ढंग से अपनी बात को जो है यहां पर पक्ष विपक्ष में रखते हुए, ठीक है, और अलग अलग जो भी एंगल्स होते हैं उन पर आपको लिखना है। कुछ एक पॉइंट्स में आपको इस एस्से को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि कुछ हमारे जो है पैमाने होते हैं, यूं कह लीजिए कि उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं जिसके माध्यम से आपको अपने एस्से को लिखना होता है, राइट। तो वो चीजें आप देख लीजिएगा। तो इसी टॉपिक पे के आधार पर मैं आपको कुछ थोड़ा सा हिंट मैं देता हूं, उसके आधार पर अपने चीजों को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि आज का टॉपिक क्या है? जलवायु परिवर्तन, ठीक है, और आपदा प्रबंधन। अब देखना, ये एक्चुअल देखा जाए तो दो अलग अलग निबंध है, सिंपल सी बात है। आपदा प्रबंधन पर एक अलग से एस्से आता है और जलवायु परिवर्तन पर भी एक एस्से अलग से आता है। कहने का मतलब क्या हुआ, ये दो अलग अलग टॉपिक हैं। लेकिन इस निबंध में क्या किया गया है कि इन दोनों ही टॉपिक को क्या किया गया है, एक में मर्ज कर दिया गया है। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं। यानी कि अगर जलवायु परिवर्तन होगा तो सिंपल सी बात है, जलवायु परिवर्तन से क्या होगा, कई प्रकार की क्या होंगी? घटनाएं घटित होंगी, और उन घटनाओं को घटित करने के लिए, उनको मिटिगेट करने के लिए या उनको कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपदा का प्रबंधन करना पड़ेगा। यानी कि जो डिजास्टर इससे उत्पन्न होगा उस डिजास्टर को कंट्रोल करने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। यही ना हो गया। यानी कि जलवायु परिवर्तन को हम कंट्रोल कर सकते हैं किसके माध्यम से? आपदा प्रबंधन के माध्यम से, जिसको हम डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं, जिसके लिए टीमें अलग अलग समय पर तय की जाती हैं, राइट। तो आज इस पर हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। आइए, ठीक है। नंबर 1 क्या है? जलवायु परिवर्तन, ठीक है, जलवायु परिवर्तन, ठीक है। बहुत ध्यान से अगर आप सुनेंगे, देखो एक बात ध्यान रखना, ऐसे आप समझो कुछ इस प्रकार से कि एक बार आप समझ जाओ और वहां पर एग्जामिनेशन हॉल में आप पूरे तरीके से लिखते हुए चले जाओ, एक फ्लो में अच्छे तरीके से। क्या प्रस्तावना होगा, मुख्य भाग क्या होगा, निष्कर्ष में आप क्या लिखेंगे, अलग अलग जो भाग इसके होते हैं। अगर आज एक एक बात को मैं समझेंगे, देखो पढ़ना तो सब पढ़ते हैं, बात बहुत महत्वपूर्ण कह रहा हूं मैं, इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। पढ़ते सब लोग हैं और सबके पास कंटेंट भरमार है। हो सकता है कि आपके पास एस्से की एक भी किताब ना हो, किसी के पास 4-4 किताब हो एस्से की, राइट। हो सकता है किसी बड़े इंस्टीट्यूट का कंटेंट उनके पास, किसी एक्स नाम के स्टूडेंट के पास हो, आपके पास बिल्कुल ना हो। लेकिन ये जरूरी बिल्कुल नहीं होगा कि अगर आपके पास कंटेंट नहीं है एस्से का, या आपने एस्से के लिए कोई बुक्स नहीं खरीदी है, तो आप एस्से बेहतर नहीं लिख सकते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। किसी के पास 4 बुक्स है एस्से की और बहुत बढ़िया कंटेंट है, लेकिन इसके बाद भी आप उसे बेहतर लिख सकते हैं। कब? जब आप चीजों को समझ जाएंगे। और आज ये वीडियो, जैसे हम लोग चाहते तो आपको कंटेंट दे देते हैं, इससे आप पढ़ते लिख के चले जाते, एक दो इससे बनाते लेकिन चले जाते हैं, है ना। लेकिन नहीं, जब आप टीचर की बातों को सुनते हैं, समझते हैं, तो वो एक फ्रेमिंग जो है आपके दिमाग में बड़ी अच्छी खूबसूरत तरीके से जो है छप जाती है। और फिर आप जब एग्जामिनेशन हॉल में आ जाते हैं तो वहां आप इसी को पढ़ें ना पढ़ें, डजंट मैटर, कोई इतना बहुत बड़ा मैटर नहीं करता है, बखूबी आप चीजों को लिख पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं सुनने का प्रयास ज्यादा कीजिएगा। समय लग जाएगा, आपको 1 घंटा लग जाएगा, 40 मिनट लग जाएगा, स्पीड थोड़ा बढ़ा करके देखिएगा। लेकिन इसके बाद पुनः से आपको किताब उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, या फिर अगर एक बार आप देखेंगे सरसरी नजर देखते हुए चले जाएंगे, बढ़िया तरीके से फिर आप निबंध आपका क्या हो जाएगा, रिवाइज
हो जाएगा। ठीक है, चलिए टॉपिक क्या है, जलवायु परिवर्तन। ठीक है, तो अब आप कोई भी चीज लिखेंगे तो सिंपल सी बात है उसके बारे में आपको जो है चीजें पता होनी चाहिए, भैया ये क्या क्या चीजें हैं। जलवायु परिवर्तन, ठीक है, क्या होता है जलवायु परिवर्तन, एक प्रश्न तो मन में उठता है ना। जलवायु परिवर्तन एक अगर आप देखा जाए तो मौसम में दीर्घकालिक परिवर्तन को, क्या मौसम में, सिंपल सी बात है, मौसम में दीर्घकालिक परिवर्तन को क्या कहते हैं, जलवायु परिवर्तन कहते हैं। मौसम में दीर्घकालिक परिवर्तन यानी कि मौसम चेंज होता रहता है लंबे समय तक। जब जाड़ा होने चाहिए तो जाड़ा नहीं हो रहा है, जब गर्मी होनी चाहिए तो गर्मी नहीं हो रही है, जब बरसात होना चाहिए तो नहीं हो रहा है, और ऋतुओं में परिवर्तन हो जा रहा है। क्लाइमेट यानी कि चेंज हो रहा है, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। जलवायु में परिवर्तन होने से क्या होगा, मौसम में परिवर्तन होगा। सिंपल सी बात है, जैसे कि कहते हैं ना कि मानसून आने वाला है, मानसून आने वाला है, मानसून आता नहीं समय पर, कभी लेट में आता है, कभी बहुत आता है तो बहुत देर तक आता है, कई बार बारिश बहुत करता है, कई बार बिल्कुल नहीं करता है, कई बार सूखा पड़ जाता है। ये सब क्यों होता है, आखिर जलवायु परिवर्तन या मौसम परिवर्तन क्यों होता है, तो इसके प्रमुख कई सारे कारक होते हैं। आप कहेंगे सर क्या होते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको उन कारकों के बारे में नहीं पता होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी तेजी के साथ क्या हो रहा है, औद्योगिकीकरण हो रहा है, यही ना हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या कारण है, औद्योगिकीकरण है, यही ना हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसको बोलते हैं, यही ना बोलते हैं औद्योगिकीकरण हो रहा है। सिंपल सी बात है। और क्या हो रहा है, और जो आपके जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, क्या, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, GHG जिसको बोलते हैं, इनका निष्कर्षण हो रहा है अपने आप में, कहां पर जो है आपके पर्यावरण में। ठीक है, इसके अलावा जो हमारी भौतिकतावादी, जो हमारी क्या है, जो लाइफ स्टाइल हो गई, भौतिकतावादी जीवन हमारा, लाइफ स्टाइल हमारा है ना, भौतिकतावादी हमारा जीवन हमारा, एक तो ये भी कारण है बड़ा प्रमुख रूप में। और आपका जो है जैसे कि आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, यानी कि परिवहन हो गया आपका, है ना, परिवहन हो गया, इससे जो है अलग अलग प्रकार की गैसेस आदि निकलती हैं। ये सब मिला जुला क्या करता है, एक तरीके से भूमंडलीय तापन करता है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग करता है। ग्लोबल वार्मिंग अगर होगा तो क्या होगा, आइडिया है आपको, सिंपल सी बात है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग होगा, भूमंडलीय तापन होगा तो क्या होगा, उससे ग्लेशियर्स पिघलेंगे, है ना भाई, गर्म होगा कोई चीज तो क्या होगा, जो हमारे ग्लेशियर्स होगा क्या हो जाएंगे, पिघलेंगे। अब जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो पानी कहां पे आएगा, नदियों में आएगा, नदियों से फिर समुद्र में जाएंगे। नदियां कहां गिराती है, जल अपना समुद्र में गिराती हैं। तो ऐसे में जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो क्या होगा, नदियों में पानी बढ़ेगा, नदियों में पानी बढ़ने से क्या होगा, बाढ़ आएगा। सिंपल सी बात है, यही ना आएगा। और जब बाढ़ आएगा तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, बाढ़ के आने पर क्या होगा, अल्टीमेटली जो किसानों की जो फसल होगी, क्या होगा, जो किसानों की फसल होगी वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी किसानों की फसल। और बाढ़ से तो बहुत सारे नुकसान हैं, आप जानते होंगे निश्चित तौर पर, कोई इसमें दो राय तो है नहीं। दूसरा, जब यही नदी का पानी क्या होगा, समुद्र में जाएगा, समुद्र में जाएगा तो क्या होगा, जब समुद्र में जाएगा यही पानी तो सिंपल सी बात है, जो समुद्र का जो जल स्तर होगा क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। और समुद्र के जल स्तर के बढ़ने से क्या होगा, जो तटीय इलाके हमारे हैं, क्या, जो तटीय कोस्टल एरिया जो हमारे हैं वो भी क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। यही ना होगा, सिंपल सी बात है। तो अब देखो क्या क्या नुकसान हो रहा है, जरा चीजों को कोरिलेट करने की कोशिश कीजिएगा कि अगर ग्लेशियर्स पिघलेंगे, क्या, अगर ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, अक्सर आप लोग जो है सुनते भी होंगे इस चीज को, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं। अगर ग्लेशियर क्या हो रहे हैं, पिघल रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, इससे क्या होगा, नदी का जलस्तर बढ़ेगा, नदी के जलस्तर बढ़ने से क्या होगा, बाढ़ आएगी, बाढ़ के आने से क्या होगा, किसानों की फसल बर्बाद हो जाएगी। इसके अलावा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हो रहा होता है वो खराब हो जाता है। अब किसानों की फसल के खराब होने पर क्या होगा, उत्पादन क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। सिंपल सी बात है, यही ना होगा। अगर किसानों की फसल खराब होती है तो क्या होगा, जो उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है वो क्या होगा, वो उत्पादन क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। अब उत्पादन अगर डाउन हो गया तो क्या हो जाएगा, जो खाद्य सुरक्षा की जो चीजें थी
यानी खाद्य सुरक्षा पर क्या हो जाएगा, संकट मंडरा जाएगा। अब जब खाने को नहीं मिलेगा तो भैया तब तो बड़ी भुखमरी आ जाएगी, भुखमरी का संकट हो जाएगा। और इस भुखमरी के संकट के आने से, खाद्य सुरक्षा में दिक्कत होने से क्या होगा, जो हमारी जीडीपी है उस पर भी असर पड़ेगा। भाई उत्पादन ही नहीं होगा तो निर्यात कहां से कर पाएंगे, जो चीज हम निर्यात करते हैं निर्यात नहीं कर पाएंगे, बहुत चीजें और क्या जाएंगी, दिक्कत कर जाएंगी। और एक जो सामाजिक एक जो ताना बाना है वो क्या डिस्टर्ब होगा, यानी कि जो अमीर लोग होंगे वो तो भैया बंबई कलकत्ता जहां जो लोग रह रहे होंगे वो लोग तो फॉरेन कंट्री से मंगा के खा लेंगे, लेकिन एक गरीब परिवार तो नहीं खा सकता है कोई चीज, है ना। अगर ये संकट बृहत लेवल पर अगर आ जाए, खाद्यान्न समस्या पूरे भारत में अगर होना शुरू हो जाए या किसी खास राज्य या क्षेत्र में अगर हो जाए तो निश्चित तौर पर इससे क्या हो जाएगी, विषमताएं पैदा होने शुरू हो जाएंगी। तो सामाजिक इससे इंपैक्ट है। तो एक तो एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्या हो गया कि भैया इससे जो है क्या होगा, इन ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ने से आपकी जो है ग्लोबल वार्मिंग होगी, उससे अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होंगी। क्लाइमेट चेंज अगर होगा तो बहुत प्रकार के जीव जंतु अलग अलग प्रकार के और उत्पन्न होंगे और उससे दिक्कतें होंगी। तो पर्यावरणीय इंपैक्ट भी है, सामाजिक इंपैक्ट भी है, सोशल इंपैक्ट भी है कि लोगों में विषमताएं आदि हो जाएंगी और जो है खाद्य सुरक्षा की भावना दिक्कत होगी। राजनीतिक अस्थिरता भी आ जाएगी। वो कैसे, क्योंकि अगर इतने बड़े लेवल पर अगर दिक्कतें हो जाएंगी तो विषमताएं का पैदा होना निश्चित तौर पर है। और पॉलिटिकल सिस्टम भी क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब होगा, सरकारों पर दबाव बढ़ेगा, फिर कोई सरकार बदलेगी, फिर पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कुछ दिक्कत होना शुरू हो जाएगी, ऐसा करो वो करो ये करो। और जल संकट जैसी समस्याएं भी आ सकती हैं अपने आप में, ठीक है, क्योंकि सूखा पड़ गया। भाई इसी जलवायु परिवर्तन से क्या हो जाएगा, एक सिंपल सा एग्जाम्पल तो मैंने ये दिया, सूखा भी तो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सूखा आ जाएगा, सुनामी इसी से आ जाएगी। जब जलवायु परिवर्तन होगा तो ये सब क्या इंपैक्ट है इन सब चीजों के, सूखा होगा, सुनामी आएगी, बाढ़ आएगा, भूमंडलीय तापन होगा, इन सब से अस्थिरताएं, अनस्टेबिलिटी उत्पन्न होंगी और पॉलिटिकल सिस्टम क्या हो जाएगा, अपने आप में डिस्टर्ब होगा। तो सोशल इंपैक्ट होगा, नेगेटिव इंपैक्ट, पॉलिटिकल इंपैक्ट नेगेटिव पड़ेगा, ठीक है, एनवायरमेंटल इंपैक्ट नेगेटिव होगा, पर्यावरणीय जो है क्षरण होगा, ठीक है, इसके अलावा बायोडायवर्सिटी का क्षरण होगा, उसी में आ जाएगा। और कई सारे अन्य इंपैक्ट यानी कि सामाजिक, आर्थिक भी आ जाएगा। मैंने कहा कि जब खाद्यान्न संकट उत्पन्न होगा तो निश्चित तौर पर हम कोई चीज निर्यात नहीं कर पाएंगे और हमारे पास पैसा नहीं है कि जीडीपी हमारी डाउन हो जाएगी। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय कारक, ये 4 कारक होते हैं, ध्यान सुनिएगा मुख्य तौर पर, जो कि मैंने आपको बताएं क्या क्या। जैसे कि आप सबसे पहले क्या, आर्थिक या लिख लीजिए सामाजिक, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, क्या, सामाजिक कारक, ठीक है, आर्थिक, पर्यावरणीय और राजनीतिक कारण, राजनीतिक, ये 4 जो है पैरामीटर्स हैं। जब भी कोई निबंध लिखिएगा या जब भी कोई अन्य मेंस का टॉपिक लिखिएगा तो ये पैमाने हैं कि कोई चीज अगर घटित होती है तो क्या उससे सामाजिक असर क्या होगा, आर्थिक पर क्या असर पड़ेगा, पर्यावरण पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा और क्या उससे राजनीतिक इंपैक्ट भी कुछ पड़ेगा। तो आप इन पैरामीटर्स के आधार पर अपने निबंध लिखिएगा। जो मैंने बता दिया, वे खाद्यान्न समस्या उत्पन्न हो जाएगी तो आर्थिक कारक हमारा जो है डिस्टर्ब होगा। पर्यावरणीय, भाई सिंपल सी बात है, ग्लोबल वार्मिंग होगी तो बहुत सारे जीव जंतु मर जाएंगे, संकट आ जाएगा, हाँ ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, जैव विविधता हमारी जो है माइनस हो जाएगी, जैव विविधता मतलब घटेगी हमारी, तो पर्यावरणीय कारक हो गया। अब ये जब सब सारी चीजें होंगी, आर्थिक कारक डिस्टर्ब होगा, पर्यावरणीय कारक डिस्टर्ब होगा, तो निश्चित तौर पर राजनीति पर भी एक अलग से जो है दिक्कत होगी। अलग अलग राज्य एक दूसरे से लड़ने लगेंगे, कोई पानी के लिए, अनाज के लिए, है ना, तो वो एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा, सोशल इंपैक्ट हो ही जाएगा। जब इतना बड़ा स्तर पर चीजें होंगी तो निश्चित तौर पर आपस में चीजें यहां पर क्या हो जाएंगे, दिक्कत करेंगे अपने आप में। तो कई सारे इंपैक्ट आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, किससे, क्लाइमेट चेंज से। और अगर अब इन सबको रोकना है जो इतने बड़े स्तर पर आ रहा है, ठीक है, बाढ़ आ गई, सूखा आ गया, सुनामी आ गया, अगर ऐसी ज्वालामुखी हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, तो ऐसी आपदाओं को रोकने के लिए क्या करते हैं भाई साहब, आपदा प्रबंधन करते हैं। क्या करते हैं, आपदा प्रबंधन करते हैं, आपदा प्रबंधन, ठीक है, यही ना करेंगे या कुछ और करेंगे, यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट करेंगे। और इसके कई सारे तरीके होते हैं आपदा प्रबंधन के। आप जानते हो कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 भी है, अभी हाल ही में और भी कई सारे रूल एंड रेगुलेशन लाए गए हैं अपने आप में अलग अलग। तो इन सब चीज को रोकने के लिए आपदा प्रबंधन किया जाएगा, यानी कि हम जलवायु परिवर्तन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, किसके माध्यम से, आपदा प्रबंधन के लिए।
अगर जलवायु परिवर्तन अगर होता है तो। हालांकि इसका बेस्ट सोल्यूशन यह है कि जलवायु परिवर्तन के लिए जो कारक जिम्मेवार हैं, जैसे कि ग्रीन हाउस गैसेस का निकलना, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन जो बहुत तेजी साथ हो रहा है उससे जो निकलने वाली जो जहरीली गैसें हैं, औद्योगिकीकरण यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो निकलने वाली जहरीली गैसें हैं उनको रोकना, ठीक है, भूमंडलीय तापमान पर रोकना, ओजोन डिप्लीशन जो हो रहा है जिन गैसेस से, तो उनको रोकना। तो ये जब सब इन सब कारकों पर हम अगर परमानेंटली अगर हम चाहते हैं कंट्रोल, तो ये करें हम, ठीक है। हालांकि अगर जलवायु परिवर्तन होने लगा है तो आपदा प्रबंधन के माध्यम से उसको हम मिटिगेट करें, कंट्रोल करें। तो इसीलिए आपदा प्रबंधन लिखा गया है कि अगर जलवायु परिवर्तन का इंपैक्ट अगर ज्यादा होता है उसको हम आपदा प्रबंधन के माध्यम से, यानी कि हम अपने यहां पर मैनेजमेंट करके चीजों को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो इस तरह की चीजों को आपको लिखना है। ओके, थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दे दिया। अब हमने निबंध में क्या कुछ लिखा है उस पर हम चर्चा भी करने वाले हैं आपसे कि भाई क्या क्या हमें यहां पर करना है। ठीक है, ये 4 पैरामीटर था। कोई भी एस्से आएगा, अगर उन एस्से उस एस्से में अगर ये 4 कारक अगर फिट बैठ रहे हैं तो इन्हीं पर बेस आप करके चीजों को लिखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, और लेटेस्ट अपने जो भी डेटा होंगे, भी हाल फिलहाल में क्लाइमेट चेंज से ये चीजें हुई हैं, अभी हाल ही में पर्यावरणीय प्रबंधन के लिए या क्लाइमेट चेंज के करने की वजह से अभी हाल ही में इस देश में आपातकाल लगाया गया। अभी हाल ही में जलवायु परिवर्तन से किसी एक देश ने, 2 देश ने जो है आपातकाल लगाया था, तो वो देश कौन सा है आपातकाल लगाने वाला, तो ये भी चीजें आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये जो सारे कारक होते हैं, अब आप समझ गए होंगे कि इन्हीं कारकों पर आपको चीजों को क्या करना होता है, लिखना होता है। तो आइए अब हम जो है फ्रेमिंग पर चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से हमने फ्रेमिंग की है। और पिछले निबंध में भी हमने आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन लिखने के 3 तरीके, मुख्य भाग लिखने के 3 तरीके, और इसके अलावा निष्कर्ष के लिखने के भी 3 तरीके हमने आपको बताए थे। आज पुनः से उसी प्रक्रिया को हम दोहराएंगे और बताएंगे कि किन किन प्रकारों से आप अपने निबंध को बेहतर ढंग से लिख सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ और एक एक चीजों पर आप फोकस करके चलिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए, प्रस्तावना, पहले रूपरेखा यानी कि इसकी जो फ्रेमिंग है उसको एक बार आप देख लीजिए कि किस प्रकार से हम चीजों को लिखने का प्रयास करेंगे। और यहां पर हम आपको कोटेशन आदि भी बताते हैं, तो उन कोटेशन आदि को भी आप नोट कर लीजिएगा जिनको आपको लिखना होगा। नंबर 1 क्या करना है, प्रस्तावना में। प्रस्तावना में आपको जलवायु परिवर्तन की परिभाषा और वर्तमान जो स्थिति है तो आप उसको बताइएगा। परिभाषा हमने आपको बता ही दी किस प्रकार से परिभाषा लिखना है, और इसके अलावा वर्तमान जो स्थिति है तो इसके लिए आप जो है अच्छे डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं कि हाल फिलहाल में जलवायु परिवर्तन से इन प्रकार की समस्याओं को देखने को मिला है, और अगर जलवायु परिवर्तन पर अभी हाल फिलहाल में रिपोर्ट भी आई है, उन रिपोर्ट आज का भी आप जो है जिक्र यहां पर कर सकते हैं, थोड़ा सा हिंट देकर के इंट्रोडक्शन में अपना। ओके, विश्व और भारत पर इसका प्रभाव यानी कि ग्लोबली और इंडिया पर इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है नेगेटिव, उनको भी आपको लिखना है। और इसके लिए बाढ़, सूखा, चक्रवात, हीटवेव जैसे जो भी समस्या देखने को मिलती है आप वहां पर इसको मेंशन कर सकते हैं कि भैया जो है इस प्रकार की समस्या यहां पर देखने को मिलती है। जैसे चक्रवात आ गया, हीट वेव एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हीट वेव पर अलग से निबंध भी लिखने के लिए आता है, और जलवायु परिवर्तन से हीट वेव होता है। हीट वेव क्यों होता है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस का ज्यादा बढ़ना होता है, जैसे CO2, CH4, वाटर वेपर, NO2, ये सब क्या है, ये सब ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो इनके बढ़ने से पर क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, और ग्लोबल वार्मिंग होने पर क्या होता है, हीट वेव होता है, क्योंकि मौसम परिवर्तन होता है। मौसम परिवर्तन होने पर क्या होता है, गर्मी में खूब गर्मी होती है और गर्म हवाएं चलती हैं अपने आप पे, और इसका इंपैक्ट दिन और रात दोनों में समान रूप से होता है। इसी को हम हीट वेव कहते हैं। हीट वेव पर अलग से निबंध भी लिखने के लिए आता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, हाल के उदाहरण जैसे कि पंजाब में भी बाढ़ देखने को मिली है आपको। इसके अलावा अभी इसी साल आप देख पा रहे हो कि मौसम में कितना चेंजेस हो रहा है और बारिश खूब हो रही है। आपने देखा कि अलग अलग जगहों पर जो है अभी आपने देखा कि उत्तराखंड में बाढ़ की घटनाएं खूब देखने को मिली। इसके अलावा जो भूस्खलन यानी जिसको हम लैंडस्लाइड बोलते हैं, लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाएं भी कई बार देखी गई आपके पहाड़ों में भी हाल फिलहाल में। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए जिनके माध्यम से आप कह सकते हैं भैया हाल ही में ये प्रकार की समस्या देखने को मिली है। प्रश्न अगर बनेगा इस पे तो क्या बनेगा, क्या हम आपदाओं को केवल प्राकृतिक माने या जलवायु परिवर्तन से जुड़ी मानव जन्य समस्या। सिंपल सी बात है, आपदाएं कैसे आती हैं। कई बार आप लोग सोचते हैं कि आपदा जो आ गई पहाड़ों पर वो प्राकृतिक है, नेचुरल है। नहीं भाई साहब, हमारी वजह से आई हुई। जो नेचुरल होती है तो होती, लेकिन जो हमने जो कांड किए हैं, जो हमने जो कार्य किए हैं, उनके फलस्वरूप चीजें ज्यादा बड़े लेवल पर हो रही हैं और एक बड़ा निगेटिव इंपैक्ट तो देखने को मिल रहा है। हमारी वजह से ही
क्या हो रहा है, हमारी वजह से ही बाढ़ आ रही है, हमारे वजह से सूखा हो रहा है, हमारी वजह से ही साइक्लोन जैसी घटना घटित हो रही है, हमारे वजह से ही हीट वेव हो रहा है, हमारे वजह से ही अन्य बड़ी बड़ी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो ये जो कृत्रिम कारक है, जो मानव जनित कारक है, वो ज्यादा जिम्मेदार है किसके लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए। याद रखिएगा इस बात के लिए, ठीक है। तो वही प्रश्न यहां पर दिया गया है। चलिए, मुख्य भाग में आप दो पार्ट में आप इसको लिख सकते हैं। एक में आप संभावनाएं पक्ष में और विपक्ष में, पक्ष में आप संभावनाओं और उपायों पर चर्चा करेंगे, जबकि दूसरे भाग में विपक्ष में आप जो है चिंताएं और जो चुनौतियां हैं उन पर बातचीत करेंगे। तो यानी कि मुख्य भाग को हम दो भाग में डिवाइड करके लिखेंगे। इससे क्या होगा, ज्यादा सिस्टमैटिक तरीके से आपको निबंध देखने में नजर आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो आपदा प्रबंधन की संस्थाएं, जैसे कि आप एनडीएमए जानते होंगे, एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इसको हम लोग कहते हैं, जानते होंगे इसको आप लोग। तो इस पर इसके बारे में संस्थाएं हैं जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट करती हैं। एनडीआरएफ, एमसीडीआरआई, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब कंट्रोलिंग बॉडीज हैं। यानी कि जब आपदाएं आती हैं क्लाइमेट चेंज आदि से, तो उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ये संस्थाएं करती हैं। क्योंकि निबंध क्या है, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन, यानी कि जो है जलवायु परिवर्तन होने पर किस प्रकार से हम आपदा का प्रबंधन करते हैं, वो यहां पर आपको दिखी गई हैं। तकनीकी उपाय, तो एक उपाय तो क्या हो जाएगा कि भैया आपदा प्रबंधन की जो संस्थाएं हैं, अगर वो प्रॉपर काम करते हैं तो इनके माध्यम से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा तकनीकी उपाय, टेक्निकल जो हमारे उपाय हैं वो क्या हो सकते हैं। तो आज जानते होंगे आजकल कि आजकल कंप्यूटर का जमाना है, एआई का जमाना है, तो हम एआई के इस्तेमाल से हम मौसम का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। जीआईएस मैपिंग हो गया, डिस्ट्रिक्ट फूड सेवरिटी इंडेक्स हो गया, इनके माध्यम से हम चीजों को पहले से ही क्या कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं, कंट्रोल करने का काम कर सकते हैं। यानी कि जो नई टेक्नोलॉजीज हैं, एआई का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, और एआई के माध्यम से क्या हो रहा है, मौसम पूर्वानुमान हम जान पाते हैं। जैसे सुनामी आने वाली है, पहले जान गए, हमने चीजों को सही कर लिया, हमें पता चल गया कि भैया जो है यहां पर अब बहुत तेजी के साथ बारिश होने वाली है, तो हमने उसको कंट्रोल कर लिया। तो एआई जनरेटेड जो चीजें हो रही हैं आजकल, उसमें जो है एक्यूरेसी जो है आपकी वो ज्यादा हो रही है, सटीकता से हो रही है। पहले जो मौसम, जब रेडियो पर आप सुनते होंगे कि मौसम के बारे में जो वैज्ञानिक जो बताते थे कि भैया अगले दिन में 2 दिन में बारिश होगी नहीं होगी, तो उतनी सटीक जानकारियां नहीं होती थी। लेकिन अभी विगत कुछ वर्षों में आपने देखा होगा कि 98%, 99% जो हमारा वेदर फॉरकास्टिंग होती है वो एकदम सटीक बैठती है, एकदम से सटीक बैठती है। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है अपने आप में। और एआई जब से आ गया तब से तो चीजें और एक्यूरेसी के साथ होनी, तो इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं मौसम को पहले जानने में, और उसको मौसम से जो होने वाला नुकसान है उसको हम बचाने में इसका प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। नीतिगत पहल में आप जानते होंगे पेरिस समिट हुआ, आप जानते होंगे पेरिस समिट 2015 में हुआ, जहां पर आप जानते होंगे अंतरराष्ट्रीय जो हमारा सौर ऊर्जा जो क्या कहते हैं, जो आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी स्थापना की गई। वहां पर कार्बन को जो है 1.5 डिग्री कम करने की बात कही गई। COP 28 हुआ, ठीक है, दुबई 2023 में, और कई सारी चीजें हुई, ठीक है। भारत का पंचमृत लक्ष्य, क्या भारत का पंचमृत लक्ष्य, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। सरकार ने क्या किया, पंचमृत का संकल्प दिया कि हम इन 5 तरीकों के माध्यम से क्या कर सकते हैं, अपने एनवायरमेंट को क्या कर सकते हैं, जो है जो पर्यावरण जो क्षरण हो रहा है उसको हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो आप एग्जाम में ये अगर आप 5 फैक्टर इनको लिखेंगे तो निश्चित तौर पर क्या होगा, एक बड़ा जो है इंपॉर्टेंट सेगमेंट आपके सामने आ जाएगा। जैसे कि 5 जो मुख्य संकल्प हैं, 5 अमृत संकल्प जिसको हम कहते हैं, पंचमृत के नाम से जानते हैं, उसमें से 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता हासिल करना, यह पहला लक्ष्य है। यहां पर हमने मेंशन नहीं किया, लेकिन आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, नोट कर लीजिएगा। नंबर 1 क्या लक्ष्य है कि 2030 तक 500 गीगावाट जो है गैर जीवाश्म क्षमता, यानी कि नॉन फ्यूसल फ्यूल कैपेसिटी को हासिल करना, यह पहला लक्ष्य हो गया। 5 लक्ष्य, पंचमृत है ना, तो 5 लक्ष्य। दूसरा, 2030 तक ऊर्जा आवश्यकता पर 50% नवीकरणीय स्रोतों से पूरा करना, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करना, यानी कि 2030 तक हम लोग जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर हमारी डिपेंडेंसी 50% होनी चाहिए। ये दूसरा लक्ष्य हो गया हमारा। तीसरा लक्ष्य क्या है, 2030 तक 1 बिलियन टन कार्बन उत्सर्जन की कटौती करना। 2030 तक कितना, 1 बिलियन टन कार्बन उत्सर्जन, यानी कि जो 1 बिलियन कार्बन टन का जो उत्सर्जन हो रहा है उसको क्या करना, मिटिगेट करना, उसको रोकना अपने आप में। चौथा लक्ष्य क्या है, 2030 तक उत्सर्जन की तीव्रता, यानी कि आपकी जो है जो उत्सर्जन की क्षमता है उसको 45% तक घटाना, और 2070 तक जो है नेट जीरो का लक्ष्य जो है क्या करना, हासिल करना, यानी कि 2070 तक जो है
का जीरो कार्बन एमिशन करना, ये 5 पंचमृत जो है या 5 लक्ष्य जो है भारत सरकार ने रखे हुए हैं अपने। तो इसके माध्यम से हम जलवायु परिवर्तन जैसी घटनाओं को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं अपने आप पे। तो ये भी एक बड़ा क्या कहते हैं इंपैक्ट जो है आप देखेंगे तो इसको देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, सामुदायिक प्रयासों के अंतर्गत हम देखेंगे, अगर फोकस करेंगे तो स्थानीय निकायों द्वारा जल प्रबंधन, जैसे कि बांग्लादेश का चक्रवात प्रबंधन में मॉडल, यानी कि अलग अलग प्रयासों के माध्यम से हम इसको मिटिगेट कर सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से यानी कि आपदा प्रबंधन में निवेश से जीडीपी हानि कम होती है, यानी कि वर्ल्ड बैंक के आंकड़े जो दिए गए थे उनमें यह बात कही गई थी। तो आपदा प्रबंधन के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इससे भी चीजें क्या होती हैं, व्यापक स्तर पर सुधरती हैं। तो यह भी एक बड़ा जो है क्या है अपने आप में एक कारक है, तो यह भी हो सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमने आपको आज यहां पर समझाई हैं। अब इसके अलावा अगर बात हम विपक्ष करेंगे, चिंताएं और चुनौती करेंगे, तो लगातार बढ़ती आपदाओं की आवृत्ति और तीव्रता हो रही है। क्या हो रही है, चिंता है, अपने आप में चुनौतियां हो रही हैं भाई। लगातार आपदाएं बढ़ रही हैं और आपदाओं के बढ़ने से निश्चित तौर पर एक बड़ा नुकसान जो देखने को मिलता है। दक्षिण एशिया में गरीबी और घनी आबादी से बढ़ती संवेदनशीलता हो गया। आपदा प्रबंधन तंत्र में वित्तीय और मानव संसाधनों की कमी हो गई। जलवायु न्याय का प्रश्न हो गया। विकसित बनाम विकासशील देशों की जिम्मेदारी हो गई। कई बार आपने देखा होगा विकसित राष्ट्र जो हैं वो कई बार अपनी जिम्मेदारी से भागने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल मैं अक्सर देता रहता हूं कि पेरिस समिट से अमेरिका का वापस चले जाना, बाहर जाना, ये क्या है, ये इनकी हठधर्मिता को दिखाने का प्रयास करता है। ये कहते हैं कि हम ही क्यों जो है दूसरों की हेल्प करें, हम ही पैसा क्यों लगाएं। लेकिन ये सबका सामूहिक प्रयास होना चाहिए। अगर ग्लोबल वार्मिंग होती है तो सिर्फ एक देश पर इसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि इसका ग्लोबली इंपैक्ट पड़ता है। यानी कि पर्यावरण चाहे हमारे यहां का हो, आपका हो, अगर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा तो ग्लोबली इसका इंपैक्ट नेगेटिव पड़ता है। इसलिए साझा प्रयास बहुत जरूरी है। और हमारे यहां तो कहा भी है कि वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना भी हमारे यहां पर है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जब हम सभी देशों को एक साथ लेकर चलेंगे तब जाकर के इसका इंपैक्ट पड़ेगा। अदरवाइज कोई 2, 4 से 10 देश अगर खाली जलवायु परिवर्तन के लिए काम करेंगे तो उससे जो है चीजें नहीं होंगी। पूरे वैश्विक स्तर पर, चाहे वो विकसित राष्ट्र हो, चाहे वो विकासशील राष्ट्र हो, चाहे जो राष्ट्र हो, अपने स्तर पर जो है सभी को साझा प्रयास करने चाहिए। विकसित राष्ट्रों को चाहिए कि वो विकासशील देशों में फंडिंग करें, यानी कि क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए जितना प्रयास वो कर सकते हैं वो करें। लेकिन अमेरिका जैसा जो देश है, हठधर्मिता जिसके पास है, उसने क्या कहा, हम पेरिस समिट में नहीं रहेंगे। अमेरिका का कहना है कि हम ही क्यों जो है काम करें, इसके लिए हम काम नहीं करेंगे। तो ये जो हठधर्मिता है क्या है, वो अपने आप में नुकसानदेह है ना। तो ये दिक्कत वाली बात है अपने आप पे। चलिए, तो ये सब चीजें आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं अपने आप पे। निष्कर्ष की बात करते हैं तो निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि जलवायु परिवर्तन एक क्या है, ग्लोबली अपने आप में चुनौती है और समाधान भी वैश्विक सहयोग और स्थानीय कार्रवाई में छिपा है। जैसा कि हमने बताया कि भैया अगर जलवायु परिवर्तन रोकना है तो साझा प्रयास करना होगा, अदरवाइज कोई चीज नहीं हो पाएगी। तो ये बात आपको विशेष तौर पर क्या करनी है, ध्यान देनी है। ठीक है, तो निष्कर्ष में ये चीजें हमने बताई हैं आपको कि किस तरीके से इसमें करना है। आपको भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण अपनाना है आपको, यानी कि आपदा प्रबंधन केवल राहत नहीं है बल्कि तैयारी, लचीलापन और अस्थायी विकास की कुंजी भी है। ये इसमें आप चीजों को इसमें लिख सकते हैं निष्कर्ष में कि भैया किस तरीके से हमें क्या करना है और क्या चीजें हमारे लिए करना सही है और क्या चीज हमारे लिए करना नहीं सही, यानी क्या सही है क्या नहीं सही। उचित और अनुचित में विभेद करना आपको जो है आना चाहिए। यदि उचित और अनुचित में, सही और गलत में अगर आपको विभेद करना आ गया तो निश्चित तौर पर जो है चीजें आपके फेवर में हो जाएंगी। तो ये एक निष्कर्ष हो गया और ये हमने आपको एक फ्रेमिंग बता दी है कि इस फ्रेमिंग के आधार पर आप अपने जो है निबंध को लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि अब जो है कुछ कोटेशन आदि जो है जिसको आप लिख सकते हैं वो भी हमने यहां पर मेंशन कर दिया कि प्रस्तावना में अगर आपको कुछ कोटेशन लिखने हैं तो आप लिख सकते हैं। जैसे कि ये यूनाइटेड सेक्रेटरी जनरल की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया है कि जलवायु परिवर्तन अब भविष्य की समस्या नहीं है, यह आज की वास्तविकता है अपने आप में। आपदाएं प्राकृतिक हैं परंतु उनसे होने वाला नुकसान मानवीय असावधानी का परिणाम है। ये एक स्टेटमेंट आप डाल सकते हैं। दूसरा, अगर आपको मुख्य भाग में अगर कोई स्टेटमेंट डालना है, कोटेशन डालना है, तो उसके लिए एक ये है कि आपदा प्रबंधन में प्रत्येक निवेश भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षा कवच है। जलवायु परिवर्तन समान अवसर वाला संकट नहीं, इसका भार गरीब और कमजोर देशों पर अधिक है, वर्ल्ड बैंक कह रहा है। ठीक है, निष्कर्ष के लिए भी सेम इसी प्रकार की कोटेशन है, यानी कि आपदा प्रबंधन केवल राहत नहीं बल्कि तैयारी है। क्या आपदा प्रबंधन केवल राहत नहीं बल्कि तैयारी है। पृथ्वी हमारी धरोहर नहीं, हमारे बच्चों से लिया गया ऋण है। ये सारे कोटेशन जो है आप अपने उसमें जो है निबंध में निष्कर्ष और प्रस्तावना और मुख्य भाग में लिख सकते हैं। ठीक है, इनको नोट कर लीजिएगा।
अब हम यहां पर जो है आपको अलग अलग जो है चीजें दिखाएंगे कि तीन अलग अलग तरीकों से 150 शब्दों के आसपास जो है किस तरीके से आप अपने प्रस्तावना को तीन अलग अलग तरीकों से लिख सकते हैं, उसके बाद तीन अलग अलग तरीकों से मुख्य भाग, और फिर अगले तीन तरीकों से किस प्रकार से आप निष्कर्ष लिख सकते हैं। पहला तरीका जो प्रस्तावना का होगा तथ्यात्मक दृष्टिकोण के साथ होगा, यानी कि कुछ रिपोर्ट्स आदि के बिहाफ पे हम अपनी प्रस्तावना को लिख सकते हैं बड़े खूबसूरत शब्दों में। यहां पर कुछ एक पॉइंट यहां पर मेंशन किए गए हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखेंगे इसमें डेटा में, तो पृथ्वी का तापमान पिछले 100 वर्षों में लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। अब ये आईपीसीसी की रिपोर्ट है, रिपोर्ट को यहां पर प्रस्तावना मेंशन कर दिया गया, एकदम तुरंत इसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ जाएगा अपने आप में। इसके प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में बाढ़, सूखा, चक्रवात और हीट वेव जैसी आपदाएं बढ़ रही हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। 2025 में पंजाब ने 3 दशकों की सबसे भीषण बाढ़ देखी है, जिससे लाखों किसान प्रभावित हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया। वहीं दक्षिण भारत में चेन्नई नगर निगम ने स्पंज पार्क और तालाब पुनर्जीवन जैसी पहलों से शहरी बाढ़ प्रबंधन का उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो ये इस तरीके से अब आप जो है लिख सकते हैं। अब देखो यहां पर एक अच्छा पॉइंट लिखा गया है कि प्रश्न यहां है कि क्या हम इन आपदाओं को केवल प्राकृतिक कहकर अनदेखा करें या उन्हें जलवायु परिवर्तन से जुड़ी मानवजन्य चुनौतियों के रूप में देखें और समाधान खोजें। बहुत अच्छा पॉइंट ये लिखा हुआ है, इसको एग्जाम पढ़ेगा तो निश्चित तौर पर गदगद हो जाएगा, कहेगा वास्तव में आपने जीवन तक परिचय दिया है और एक बेहतर जो है निबंध लिखने का प्रयास किया है। फिर अगर प्रस्तावना में हम दूसरे दृष्टिकोण को अगर अपनाएंगे, प्रेरक अगर दृष्टिकोण अपनाएंगे, तो उसमें क्या होगा? तो उसमें लिखा है कि मानव सभ्यता का इतिहास प्रकृति के साथ उसके संघर्ष और सामंजस्य की कहानी है। आज यह संघर्ष जलवायु परिवर्तन के रूप में सामने है। यह संकट केवल पर्यावरण का ही नहीं बल्कि जीवन और विकास की दिशा का है। चक्रवात, बाढ़ और हीटवेव हमारे शहरों, गांवों को चुनौती दे रहे हैं, किंतु हर आपदा चेतावनी भी है। हमें अपनी विकास नीति और जीवन शैली पर पुनर्विचार करना होगा। यानी कि प्रेरक दृष्टिकोण है, यानी कि किस प्रकार से हमें प्रेरणा लेते हुए अपने जीवन से, अपने समाज से लेते हुए हमें पर्यावरण के हित में काम करना है। तो ये प्रेरक रूप में जो है यहां पर दिखा गया कि प्रेरक दृष्टिकोण जो होगा उसमें हम कैसे चीजों को ठीक कर सकते हैं। ये सारी बातें यहां पर लिखी गई, तो ये भी एक तरीका हो सकता है। मैं आपसे क्या कहूंगा कि जो हमने 3 अलग अलग तरीकों से आपको प्रस्तावना, मुख्य भाग और निबंध लिखा है, आप क्या काम कीजिएगा कि इनमें से कुछ एक पॉइंट प्रस्तावना नंबर 1 से उठा लीजिएगा, कुछ पॉइंट्स जो है प्रस्तावना 2 से उठा लीजिएगा, जो दूसरा तरीका है। ये तीसरा तरीका है प्रस्तावना लिखने का। इस तीनों तरीकों से 2-2 पॉइंट, 3-3 पॉइंट उठा करके एक समग्र रूप से एक बेहतर निबंध आप प्रस्तावना लिख दीजिएगा। इसी प्रकार से आप मुख्य भाग में कीजिएगा। यानी कि ये 3 तरीकों से आप अपनी प्रस्तावना को यहां पर ऐसे लिख सकते हैं। और तीसरा तरीका क्या है? दार्शनिक दृष्टिकोण का है, ठीक है। यानी कि अगर आपको फिलोसफर रूप में लिखना है तो आप इस पर जो है तरीके को क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। यह भी एक बेस्ट मॉडल है अपने आप में, तो ये भी आप और अच्छा कर सकते हैं इसमें। जैसे कि पृथ्वी मनुष्य की संपत्ति नहीं बल्कि उसकी पीढ़ियों की धरोहर है, किंतु अंधाधुंध औद्योगिकीकरण और संसाधनों के अतिदोहन से इस धरोहर को संकट में डाल दिया गया है। जलवायु परिवर्तन इसका प्रत्यक्ष परिणाम है। ये सारे पॉइंट यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से आप जो है दार्शनिक तरीके से भी अपने निबंध को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक पॉइंट देखिए यहां पर कि भारत जैसे घनी आबादी और विविध भौगोलिक संरचना वाले देशों के लिए यह चुनौती और गहरी है। सवाल यह है कि क्या हम केवल प्रकृति पर दोषारोपण करेंगे या अपने व्यवहार को बदलकर आपदाओं से लड़ने की क्षमता विकसित करेंगे। कितने अच्छी पॉइंट लिखी है। अब आप ऐसे पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे तो एक बहुत बेहतर नंबर मिलने का जो है आपके चांस ज्यादा रहेंगे कि भाई आखिर हम, क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति यह होती है कि हम दोषारोपण बहुत करते हैं कि साहब तुम्हारी गलती है। हमारी अपनी क्या समस्या है यह हम कभी नहीं देखते हैं। हमें अपनी कमियों को भी ध्यान देना चाहिए और अपनी कमियों को ध्यान में रखते हुए चीजों को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तो अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो आप बेहतर चीजों को कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब इसी तरीके से 500 शब्दों के आसपास जो है आपको मुख्य भाग लिखना है। 3 अलग अलग तरीके से हम आपको बताएंगे कि किन तीन अलग अलग तरीकों से आप अपने मुख्य भाग को लिख सकते हैं। उस मुख्य भाग में आप संभावनाएं, पक्ष और चुनौतियां, पक्ष और विपक्ष दोनों में आप अपने बातों को लिखेंगे, क्योंकि निबंध क्या है, खुलकर लिखने वाला विचार होता है अपने आप में, जहां पर अपनी बातों को अच्छी तरीके से आप लिखते हैं। तो तथ्यात्मक और नीतिगत दृष्टिकोण से अगर हम बात करेंगे तो कैसे लिखेंगे, जैसे कि यहां पर भी देखो मेंशन किया गया है, आईपीसीसी की रिपोर्ट के बारे में दिया गया है, ठीक है। और डेटा यहां पर दिया गया है कि किस प्रकार से जो है कितना जो है तापमान, औसत डिग्री तापमान बढ़ा है, ठीक है। और 2025 में पंजाब में आई बाढ़ ने लाखों किसानों को प्रभावित किया और इससे पिछले 30 वर्षों की सबसे भीषण बाढ़ कहा गया।
तो ये जो पंजाब में आप देख पा रहे हो क्या है, ये सब जलवायु परिवर्तन के कारकों में से एक ही है, अपने आप कारणों में से एक है। फिर आप देख पा रहे हो असम और उत्तराखंड में लगातार बाढ़, लैंडस्लाइड की घटनाएं जलवायु परिवर्तन का प्रत्यक्ष संकेत देती हैं कि किस प्रकार से जो भी डिजास्टर आ रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं क्या है, अपने आप में जलवायु परिवर्तन का हिस्सा है। और ऐसे डिजास्टर को रोकने के लिए निश्चित तौर पर डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत मजबूत होना चाहिए जिससे चीजों को कंट्रोल किया सके। ठीक है, एनडीएमए काम करता है इसके लिए। ठीक है, सरकार और समाज ने कई सकारात्मक पहले की हैं। भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ, आप जानते होंगे, है ना, राहत और बचाव कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत ने 2019 में, ठीक है, कोऑर्डिनेशन फॉर डिजास्टर, ठीक है, रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सीडीआरआई का गठन कर दिया है, जो कि वैश्विक सहयोग का नेतृत्व किया इसने। चेन्नई नगर निगम ने 70 तालाबों का पुनरुद्धार और 88 स्पंज पार्क बनाकर शहरी बाढ़ प्रबंधन का अभिनव उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। तो यहां पर क्या है, ये एग्जांपल भी दिया गया कि भैया देखो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, चीजों को मिटिगेट कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है आपको मुख्य भाग लिखने का अपने आप में। फिर चुनौतियां, देखो यहां पर इसके पक्ष दो इसमें लिखा गया, बातें लिखी गई। फिर यहां पर क्या गया, चुनौतियों के बारे में बातें की गई हैं कि चुनौतियां कम नहीं है। आपदा प्रबंधन में वित्तीय संसाधनों की कमी, तकनीकी अवसंरचना का अभाव और ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता का स्तर अभी भी कमजोर है। जलवायु न्याय का प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। विकसित देशों की औद्योगिक गतिविधियों से सर्वाधिक उत्सर्जन हुआ है, परंतु सबसे अधिक असर विकासशील देशों और गरीब समुदाय पर हो रहा है। इसका जो भी डेवलप कंट्रीज हैं उन्होंने कार्बन इमिशंस खूब किया है, लेकिन वही अपने पैर अब पीछे खींच ले रहे हैं, जैसे कि अमेरिका कर रहा है। कार्बन इमिशंस खूब करता है अमेरिका, ठीक है, लेकिन इसके बाद भी जब बात जलवायु न्याय की आती है, जब बात विकासशील देशों में कार्बन उत्सर्जन को कम करने की बात कही जाती है, तो फंडिंग करने से लोग कतराते हैं, है ना, ये कहते हैं नहीं हम तो नहीं करेंगे कुछ भी। तो ये दिक्कत है अपने आप में। उसके बाद देखो फिर अच्छे से बात यहां पर लिखी क्या था, स्पष्ट है कि केवल राहत और पुनर्वास पर्याप्त नहीं है, हमें पूर्व तैयारी, ठीक है, रोकथाम और लचीलापन पर आधारित आपदा प्रबंधन मॉडल अपनाना होगा। जरूरी नहीं है, कई बार क्या होता है कि आपदा आती है तब हम उस पर काम करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपदा आने से पहले यानी कि पहले से हम मिटिगेट करने का प्रयास करें। आपदा के पूर्व की जो हमारी तैयारी होनी चाहिए वो मजबूत होनी चाहिए। हमें जैसे भूकंप जब आता है तो हमें कहा जाता है कि भैया आपको भूकंप रोधी मकान बनाने चाहिए। भूकंप जब आए तो आपको किसी जो है बिजली खंभे के पास नहीं रहना चाहिए, आपकी किसी कॉर्नर में चले जाएं दीवार के, या बेड के नीचे, तखत के नीचे आ जाएं आप। ऐसे कई सारी चीजें आपको बताई और सिखाई जाती हैं। ये क्या है, आपदा पूर्व की तैयारी है। आपदा आने पर पे तो हम कार्य करते करते हैं, टीमें एनडीआरएफ से लेकर के अलग अलग काम करती हैं, लेकिन आपदा के पहले अगर हमने चीज को समझ लिया तो निश्चित तौर पर एक बड़ा फायदा आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आपदा के पूर्व की तैयारी क्या होती है आपके लिए ज्यादा जरूरी हो जाती है। इसलिए आपदा पूर्व तैयारी करना आपके लिए क्या है, जरूरी हो जाता है। ठीक है, वो एक ज्यादा इंपैक्ट डालता है। COP28 में लॉस एंड डैमेज फंड की स्थापना की गई। इसी दिशा में क्या कदम है अपने आप पे, भारत के पंचमृत लक्ष्यों, जो कि अभी हमने आपको पंचमृत लक्ष्य बताया आपको, अब इसी पंचमृत लक्ष्य को आप चाहे तो यहां पर डिस्क्राइब करके भी लिख सकते हैं अपने आप में कि क्या क्या टारगेट हमारे लिखे गए हैं। ठीक है, हरित ऊर्जा निवेश से भी यहां उम्मीद बढ़ती है कि जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन को एकीकृत ढंग से आगे बढ़ाया जा सके। इसी के चलते हुए सरकार नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर खूब डिपेंडेंसी बढ़ा रही है, आप जानते होंगे, है ना। 500 मेगावाट तक की चीजें करने का लक्ष्य रखा गया आगे। ठीक है, सस्टेनेबल जो गोल है हमारे 17 जो गोल हमारे रखे गए हैं, उन 17 गोलों को प्राप्त करने के सरकार लगातार प्रयास कर रही है। हालांकि वो बात अलग है कि अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर अभी एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में कहा गया था, चिंताएं व्यक्त की गई थी कि अलग अलग देशों ने जो 17 एसडीजी गोल जो हैं, जो 17 एसडीजी गोल हैं, उनको 2030 तक प्राप्त करने का जो लक्ष्य रखा गया था, उनमें बहुत सारे जो कंट्री हैं क्या है, बहुत बैक पे हैं। लेकिन सरकार, जो भारत सरकार है, वो इन 17 गोलों पर विशेष रूप से काम कर रही है। यह भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर जो हमारी डिपेंडेंसी है, जैसे प्रधानमंत्री सूर्य मुफ्त बिजली हर घर योजना, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ठीक है, और पवन ऊर्जा पर काम कर रहे हैं हम लोग, भूतापीय ऊर्जा पर काम कर रहे हैं हम लोग। यानी कि जो जो प्रयास हम लोग कार्बन इमिशन को रोकने के लिए कर रहे हैं, जो कि टारगेट हमारा 2070 तक का है कि 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य हमें रखना है, उसके लिए सरकार लगातार जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर अपनी डिपेंडेंसी को क्या कर रही है, बढ़ा रही है। तो ये जो बातें हैं आप अपने निबंध में इस बातों को लिख सकते हैं, और निश्चित तौर पर क्या होगा, इससे एक बड़ा बेनिफिट जो है होगा इससे। ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है, वन की कटाई आप करते हैं, ठीक है, औद्योगिकरण करते हैं आप,
ठीक है, अत्यधिक जीवाश्म जो ईंधन होते हैं उस पर हमारी डिपेंडेंसी होती है। तो ये सब चीजें क्या होती है, इससे नुकसानदेह बहुत होती है। इन पर कंट्रोल करने का प्रयास हमें जरूर करना चाहिए। तो ये सारी बातें आप अपनी मेन बॉडी में लिख सकते हैं। अब दूसरा तरीका मुख्य भाग लिखने का क्या है, सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से भी आप अपने चाहे तो मुख्य भाग को लिख सकते हैं। जैसे कि क्या लिखा हुआ है इसमें कि जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ा प्रभाव गरीब और कमजोर वर्गों पर पड़ता है। क्या, जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा प्रभाव गरीब और कमजोर वर्ग पर पड़ता है। निश्चित तौर पर अगर जलवायु परिवर्तन होगा तो बाढ़ आएगी, सूखा आएगा, बाढ़ आएगी, सूखा आएगा, तो किसका नुकसान होगा, एक किसान का नुकसान होगा। किसान गरीब है अपने आप में, भाई अमीर तो है नहीं, वो सिंपल सी बात है। और अगर किसी के पास खेती नहीं है, वो केवल दूसरों चीजों पर निर्भर है, तो अगर बाढ़ सूखा आएगा तो क्या होगा, उत्पादन कम होगा। उत्पादन कम होने से क्या होगा, जो भी प्रोडक्ट हमारे होंगे उनका रेट हाई होगा। रेट हाई होने पर क्या होगा, गरीब परिवार उसको नहीं खा सकता है, नहीं खा सकता है। तो जलवायु परिवर्तन का अगर इंपैक्ट आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा किस पर पड़ता है, गरीब परिवारों पर पड़ता है, विकासशील देशों पर पड़ता है अपने आप में। ठीक है, अगर ज्यादा गर्मी हो रही है, हीट वेव हो रहा है, समस्याएं हो रही हैं, कई सारी बीमारियां जनरेट हो रही हैं, तो स्वास्थ्य समस्याएं, जो स्वास्थ्य संबंधी समस्या होंगी वो क्या होंगी, बढ़ेंगी। अमीर तो इलाज करवा लेगा लेकिन गरीब अपना इलाज नहीं करवा पाएगा, सिंपल सी बात है। तो यानी कि इस पूरे क्लाइमेट चीज का अगर आप इंपैक्ट देखेंगे तो जो गरीबी रेखा से नीचे जो रहने वाले जो लोग हैं, जो गरीब हैं अपने आप पे, उन पर ज्यादा इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट 2024 की एक है, उसके अनुसार दक्षिण एशिया में लगभग 750 मिलियन लोग प्रतिवर्ष जलवायु जनित आपदाओं से प्रभावित होते हैं और औसत वार्षिक आर्थिक नुकसान 160 अरब डॉलर आंका गया है। भारत जैसे घनी आबादी देशों में यह सामान्य समस्या और जटिल है अपने आप में। तो ये वर्ल्ड बैंक का जो है डेटा है कि किस प्रकार से जो है जलवायु परिवर्तन से अलग अलग लोग जो हैं प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, सकारात्मक पक्ष देखें तो जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता बढ़ी है। स्कूलों और विश्वविद्यालय में आपदा प्रबंधन कार्यक्रम या पाठ्यक्रम शामिल किए जा रहे हैं। सामुदायिक भागीदारी के उदाहरण भी प्रेरक है। ठीक है, तो प्रयास निश्चित तौर पर जलवायु परिवर्तन के लिए किए जा रहे हैं, नो डाउट, लेकिन बावजूद इसके एक व्यापक स्तर पर समस्या आपको देखने को मिल रही है। अभी भी बहुत व्यापक स्तर पर समस्या है। ऐसे में निश्चित तौर पर सरकार को एक व्यापक स्तर पर काम करने की आवश्यकता है। देखिए जैसे कि यहां पर लिखा है कि भारत में भी ग्रामीण और शहरी स्तर पर नवाचार हो रहे हैं। चेन्नई में जल पुनर्भरण पार्क, लखनऊ और कानपुर में क्लीन एयर प्लान और असम में बाढ़ शरण स्थलों के निर्माण, ये सभी उदाहरण आपदा प्रबंधन को सामाजिक विकास से जोड़ते हैं। तो ये बातें जो हैं आपको क्या करनी है, जाननी और समझनी है। तो इसके अकॉर्डिंग आप चीजों को लिख सकते हैं यहां पर। अब इसके विपरीत में भी कुछ कई सारे लिखी गई बातें लिखी हैं। विपरीत पक्ष यह है कि आपदा प्रबंधन में असमानता स्पष्ट है। शहरी क्षेत्रों में संसाधन उपलब्ध हैं परंतु ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की कमी है। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग आपदाओं में सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं। इसके अलावा प्रवासी श्रमिकों और सीमांत किसानों पर आपदाओं का दोहरा बोझ पड़ता है। रोजगार का संकट और जीवन का खतरा है अपने आप पे। तो ये बातें क्या है, अपने आप में चीजें गड़बड़ करती हैं। तो ये सब बातें आप मुख्य भाग में लिख सकते हैं। फिर तीसरा तरीका और भी आ जाएगा, हालांकि अभी इसमें और भी बातें लिखी गई हैं। ठीक है, सामाजिक न्याय एक बड़ा मुद्दा आ जाता है। ठीक है, कि भैया अगर इतनी दिक्कतें हो रही हैं, देखिए ये पॉइंट पढ़ लीजिए आप लोग कि आर्थिक दृष्टि से भी चुनौती यह है, विकसित देशों के पास आपदा नियंत्रण और जलवायु अनुकूलन के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। यही कारण है कि जलवायु वित्त, क्लाइमेट फाइनेंस और हरित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण वैश्विक बहस का हिस्सा है। यह एक बड़ा मुद्दा है। आप जानते होंगे कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए, ठीक है, यह बात सुनिएगा, जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है इसको रोकने के लिए फंड चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है। और पैसा डेवलप कंट्री ज्यादा अच्छे से दे सकती है निश्चित तौर पर, लेकिन देती नहीं है ये कंट्रियां। जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल बताया आपको कि पेरिस समिट से जो है क्या हुआ था, अमेरिका बाहर हो गया था। कहा कि भैया नहीं हम तो नहीं हेल्प करेंगे लोगों की, लेकिन अमेरिका को हेल्प करनी चाहिए। भैया एक बात बताओ कि जितनी डेवलप कंट्रीज हैं उन डेवलप कंट्रीज ने ही सबसे ज्यादा जो है क्या किया, नुकसान किया है। सबसे ज्यादा नुकसान उन्होंने किया है। और आज भी कार्बन एमिशंस में सबसे ज्यादा रोल उन्हीं कंट्री का है, अमेरिका, चीन जैसे कंट्रीज का। ठीक है, तो अगर इनका योगदान इतना बड़ा है तो इनको फंडिंग करनी चाहिए निश्चित तौर पर, लेकिन ये अपने पैर पीछे खींच लिया। तो इसीलिए ये जो आपका जलवायु वित्त जिसको हम कहते हैं, क्लाइमेट फाइनेंस कहते हैं और हरित प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण कहते हैं, ये एक बड़ा मुद्दा अपने आप में। इसलिए सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस और आर्थिक समानता, इकोनॉमिकल इक्वलिटी के बिना जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन अधूरा है अपने आप में। इसलिए ये बहुत आवश्यक है अपने आप में। हमें विकास और पर्यावरण संरक्षण को साथ लेकर के चलना होगा, तभी सतत विकास का लक्ष्य हासिल हो सकेगा। कि भैया हमें विकास तो करना है, डेवलपमेंट तो करना है, लेकिन
उस तरीके से नहीं करना है कि जिससे पर्यावरण की क्या हो, क्षति हो। हमें विकास करना है कि जिससे पर्यावरण की क्षति ना हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट जो है चीज है, ये भी आपको समझना चाहिए। फिर तीसरा तरीका भी है यहां पर दार्शनिक और भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण। इस तरीके से भी आप जो है अपने निबंध को लिख सकते हैं, जहां पे लिखा है कि जलवायु परिवर्तन केवल वैज्ञानिक या तकनीकी समस्या नहीं है, बल्कि जीवन शैली और मानवीय दृष्टिकोण की चुनौती है। अगर हम अपने जीवन शैली को अपना ले, अच्छा कर लें, तो निश्चित तौर पर चीजें बढ़िया होंगी। लेकिन आज क्या है कि जिस घर में एक केवल कार होनी चाहिए, तो वहां पर 2 से 3 कार हैं। एक बाइक होनी चाहिए तो 3 से 4 बाइक हैं। भाई ट्रांसपोर्टेशन जितना होगा, जितनी गाड़ियां सड़क पर दौड़ेंगी, उतने अलग अलग प्रकार की जहरीली गैसें निकलेंगी, कार्बन निकलेगा अपने आप पे, वो कार्बन एमिशन होगा अपने आप पे, तो क्या होगा, जो है ग्लोबल वार्मिंग होगी उससे। ठीक है, हम अपने विकास के लिए, घर के लिए हम पेड़ को काट रहे हैं, यानी कि डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं अपने आप में। तो जंगल कटेंगे तो भी कार्बन एमिशन होगा अपने आप पे, जानते होंगे, CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी अपने आप में। तो जो हमारी लाइफ स्टाइल है, जो हमारी जीवन शैली है, उसमें अगर हम सुधार करें, तो जीवन शैली में सुधार करने पर, और एक बात बताऊं मैं आपको, ये सारा मुद्दा जीवन शैली का ही तो है, लाइफ स्टाइल का ही तो है। हम सुख सुविधाओं की प्राप्ति करना चाहते हैं, हमारे घर में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, हमारे घर में नैनिक क्या क्या है, ये सब आप ग्लोबल वार्मिंग की समस्याओं को बढ़ाते हैं अपने आप में। CFC निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कहां से निकलता है बताइए आप। ठीक है, फ्रिज से निकलने जो गैस होती है वो कौन सी होती है, वो भी अपने आप ग्लोबल वार्मिंग करती है, ओजोन डिप्लीशन करती है। तो जो भी हमारी सुख सुविधाएं हैं, हमारे सुख सुविधाओं की वजह से ही कहीं ना कहीं ये स्थायी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो एक तरफ तो हम अपने सुख सुविधाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, अलग अलग प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वही टेक्नोलॉजीज, वही चीजें जो है हमारे लिए घातक भी साबित हो रही हैं। इसलिए ऐसे में जरूरी हो जाता है कि आप अपना विकास तो कीजिए, लेकिन विकास की संकल्पना कैसी हो, सतत विकास के आधार पर हो, क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आधार पर हो। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, निश्चित तौर पर आप जानते होंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसका मतलब यह हो गया कि आज हम विकास करें तो भविष्य को ध्यान में रख के करें कि आज के हमारे विकास करने पर भविष्य में हमारे पर कोई संकट ना उत्पन्न होने पाए, यानी कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी हो उसको जो है समस्याओं का सामना ना करना पड़े। इसलिए कोई भी कार्य हम ऐसा ना करें कि जो पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहा हो। पर्यावरण क्षति करने वाला कोई भी ऐसा कार्य हम आज नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर पर हम क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याओं पर जो है अब कुठाराघात कर सकते हैं। तो ये बात आपको मुख्य तौर पर क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, और नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप जो है चीजों को पूर्वानुमान उसका लगा सकते हैं। मौसम पूर्वानुमान, ठीक है, GIS मैपिंग इसमें आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, ये सब चीजें क्या हो सकती हैं, आपदाओं के प्रभाव को रोकने में काम आ सकती हैं। तो इनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, और यहां पर कई सारी चीजें और दी गई हैं, आप इनके पॉइंट को लिख सकते हैं एक एक करके, तो निश्चित तौर पर चीजें आपके सामने बढ़िया होंगी। भारत अपने विविध भूगोल और जनसंख्या के कारण आपदा प्रबंधन का वैश्विक मॉडल बन सकता है अपने आप में, अगर जन जागरूकता फैलाई दी गई हो। ठीक है, विकासात्मक जो कार्य हैं उनको बताया जाए कि भैया ये जो आप डेवलपमेंट कर रहे हैं इससे क्या क्या नुकसान, क्या क्या फायदे होते हैं, सब बातें अगर समग्र रूप से हम बताएं, समझाएं, तो निश्चित तौर पर चीजें क्या हो सकती हैं, बढ़िया हो सकती है। लेकिन इसके लिए लगातार प्रयास करना पड़ेगा आपको, प्रयास नहीं कीजिएगा तो दिक्कत करेगा। तो ये सारी बातें यहां पर लिखी गई हैं। ठीक है, हमें मानना होगा कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाना ही दीर्घकालिक समाधान है। बड़ा अच्छा पॉइंट है। ठीक है, हमें यह भी मानना होगा कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाना ही दीर्घकालिक समाधान है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित ऊर्जा, सतत कृषि, जल संरक्षण और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना होगा। इस प्रकार यदि हम आपदाओं को केवल विनाश नहीं बल्कि सीख और अवसर माने, तो हम जलवायु परिवर्तन के युग में भी सुरक्षित और संतुलित समाज का निर्माण कर सकते हैं अपने यहाँ पे। तो जलवायु परिवर्तन को हम अपने लाइफ स्टाइल के माध्यम से, अपने अलग तरीकों के माध्यम से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर ऐसी समस्या आती है तो आपदा प्रबंधन में हम एक बेहतर कार्य करके, डिजास्टर मैनेजमेंट में एक बेहतर कार्य करके हम चीजों को रोक सकते हैं। तो ये बातें यहां पर आपको होनी चाहिए। अब इसी तरीके से ये मुख्य भाग का हिस्सा हो गया 3 अलग तरीकों से। अब आप चाहें तो निष्कर्ष भी 3 अलग तरीकों से आप ले सकते हैं, और निष्कर्ष आपका बहुत बेहतर होना चाहिए। तो एक निष्कर्ष मैं पढ़ दे रहा हूं, बाकी 2 आप लोग पढ़ लीजिएगा और उसकी अकॉर्डिंग आप लिख लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि नंबर 1 निबंध क्या है, निष्कर्ष क्या है कि जलवायु परिवर्तन आज मानव सभ्यता की सबसे गंभीर चुनौती है, किंतु यह असंभव संकट नहीं है। यदि हम आपदा प्रबंधन को केवल राहत और पुनर्वास तक सीमित रखने के बजाय पूर्व तैयारी, रोकथाम और लचीलापन निर्माण का साधन बनाए तो बड़े नुकसान को टाला जा सकता है। भारत ने NDMA, NDRF और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर CDR जैसे मंचों के माध्यम से इस दिशा में ठोस पहल की हुई है। तो अब यह क्या है, एक
अच्छा निष्कर्ष है। और आगे क्या लिखा है कि आवश्यक है कि हम शिक्षा यानी कि एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और तकनीकी निवेश को आपदा प्रतिरोधी बनाएं। विश्व स्तर पर जलवायु वित्त और तकनीक हस्तांतरण के वादे पूरे हों, तभी विकासशील देशों को न्याय मिल सकेगा। जैसा कि UNDRR की रिपोर्ट कहती है, क्या कहती है कि आपदा प्रबंधन में किया गया निवेश भविष्य की पीढ़ियों को सुरक्षा कवच है अपने आप में। इसलिए हमें निवेश करना होगा जलवायु परिवर्तन के लिए अपने आप में। अतः जलवायु परिवर्तन के दौर में आपदा प्रबंधन केवल नीति नहीं बल्कि अस्थायी विकास का आधार बनना चाहिए। यही हमें सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की ओर ले जाएगा अपने आप में। तो ये कई सारे पॉइंट्स यहां पर मेंशन किए गए हैं जो आपको यहां पर बातें यहां पर लिखी गई हैं। तो ये बातें आपको यहां पर अल्टीमेटली क्या करना है, फोकस करना है और इस तरीके से अपनी एक बेहतर राय जो है लिखनी है। जरूरी नहीं है कि आप यही सेम बातें लिखें। आपको अगर व्यक्तिगत तौर पर ऐसा कोई लगता है कि यह सलाह आप सरकार को दे सकते हैं निबंध के माध्यम से, तो चीजें आप वहां पर कर सकते हैं। बस राय आपकी क्या होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए। अगर आपकी राय सकारात्मक है, बेहतर है, तो चीजों को आप और अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। तो आप ये माध्यम हो सकता है अपना निष्कर्ष लिखने का। निष्कर्ष एक सकारात्मक निष्कर्ष होना चाहिए। बहुत निगेटिव निष्कर्ष आप मत लिखिएगा। निगेटिव लिखेंगे तो चीजें दिक्कत कर जाएंगी अपने आप में, है ना। तो ये चीजें हो गई। अब ठीक उसी प्रकार से निष्कर्ष 2 भी लिखा गया है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा अपने PDF में। और ठीक उसी प्रकार से जो है यहां पर कुछ एग्जाम्पल भी दिया गया है किस प्रकार से जो है चीजें यहां पर की गई हैं। और निष्कर्ष 3 है आपका दार्शनिक और भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण के माध्यम से कि पृथ्वी हमारी धरोहर नहीं बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों से लिया गया ऋण है। यदि हम जलवायु परिवर्तन और आपदाओं की अनदेखी करेंगे तो हम यह ऋण चुकाने में असफल होंगे अपने आप पे। तो यह बात ध्यान रखना। अतः आपदा हमें सिखाती है कि प्रकृति से टकराने के बजाय उसके साथ संतुलन बनाकर जीना ही अस्थायी समाधान है। अगर नेचर के साथ अगर आपने बैलेंस बना लिया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं। पहाड़ों पर जहां पर ट्रेन नहीं चलनी चाहिए वहां पर चलाते हैं ट्रेन, वहां पर हम कूड़ा करते हैं, वहां पर हम प्लास्टिक जो करते हैं, नदियों के जल को हम बांधों के माध्यम से रोकते हैं। तो ये हम छेड़खानी करते हैं, जंगलों को काटते हैं हम, ठीक है, जहां पर पहाड़ों पर कोई कार्य नहीं करना जो कार्य करते हैं। तो अगर आप नेचर के साथ अगर आप खेल करेंगे तो निश्चित तौर पर आपदाएं तो आएंगी, जलवायु परिवर्तन तो होगा। इसलिए हमें प्रकृति के साथ अगर हमें संतुलन बनाना अगर हमने सीख लिया तो निश्चित तौर पर जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग जैसी घटनाएं नहीं होंगी अपने आप पे, ठीक है। ये एक अच्छा पॉइंट यहां पर लिखा गया है अपने आप पे, है ना। आपदा हमें यह सिखाती है कि प्रकृति से टकराने के बजाय क्या करना चाहिए, उसके साथ संतुलन बनाकर जीना ही अस्थायी समाधान हो सकता है। और क्या कह रहा है, इसके अलावा कह रहा है हरे भरे वन, स्वच्छ जल, अक्षय ऊर्जा और जिम्मेदार उपभोग ही भविष्य की कुंजी है। तकनीक, शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग इस परिवर्तन को संभव बना सकते हैं। तो ये पॉइंट आप जो है लिख करके चीजों को बेहतर ढंग से लिख सकते हैं। तो ये पॉइंट यहां पर और लिखा गया है कि जैसा कि कहा गया है कि आपदा प्रबंधन केवल राहत नहीं बल्कि तैयारी है। यदि हम इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो जलवायु परिवर्तन का यह संकट मानवता को और मजबूत बनाएगा। यही एक ऐसा अवसर है जब हम पर्यावरण और विकास का नया संतुलन स्थापित कर सकते हैं। तो ये एक बेहतर निष्कर्ष जो है, एक सकारात्मक निबंध, और जो है इसमें चेतावनी भी दी गई है और सलाह भी दी गई, दोनों तरीकों को यहां पर लिखा गया है। तो जब आप इस प्रकार के निष्कर्ष लिखेंगे कि जहां पर अपनी बात को भी रख देंगे, एक सुझाव भी दे देंगे और जो चिंताएं हैं उस चिंताओं को भी व्यक्त कर देंगे, तो निश्चित तौर पर आपका निष्कर्ष अच्छा कहा जाएगा, ठीक है। चलिए अब अंतिम रूप से जो है यहां पर आपको जो है अल्टीमेटली जो है यहां पर एक रूपरेखा और आपको बता दी गई कि भैया अब इसके अनुसार एक जो है एक अंतिम रूपरेखा है निबंध की, ये यहां पर हमने लिखा गया है। आप इसको लिख सकते हैं। प्रस्तावना हो गया इतना बड़ा आपका, इसके बाद मुख्य भाग यहां पर ये हेडिंग डाल के किस प्रकार से लिखा गया देख सकते हैं आप यहां पर। फिर तकनीक, मुख्य भाग में तकनीकी नवाचार, नीतिगत पहल, है ना, सामुदायिक भागीदारी। अब यहाँ डिटेल्स में देखो हेडिंग डाल के बढ़िया से लिखा गया है। आर्थिक दृष्टि से क्या क्या चीजें हो रही हैं, चुनौतियां फिर चिंताओं पर, यहां पर फिर से चुनौतियां और चिंताएं। देखो यहां पर क्या लिखा है, यहां पर सकारात्मक चीजें लिखी गई हैं और यहां पर चुनौतियां और समाधान आदि पर जो है चिंताएं यहां पर व्यक्त की गई हैं अपने आप की क्या क्या चुनौतियां, जैसे आवृत्ति और तीव्रता हो गया, ठीक है, गरीबी और असमानता हो जाए कैसे हो जाएगी, असंस्थागत सीमाएं क्या हो सकती हैं, जलवायु न्याय क्या होता है, सामाजिक प्रभाव क्या हो जाएगा। तो ये बातें यहां पर आपको संतुलन और भविष्य की राह, ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट यहां पर दिया गया है। इसको देखो बहुत अच्छी तरीके से आप चाहेंगे तो यहां पर इसको लिख सकते हैं। ये बड़ा अच्छे पॉइंट यहां पर लिखा गया है, बड़े बैलेंसिंग अप्रोच के साथ यहां पर लिखा गया है। अब आप चाहें तो अल्टीमेटली आप अपने अकॉर्डिंग इसको आप मेंशन कर सकते हैं अपने। फिर निष्कर्ष यहां पर एक बढ़िया अच्छा सा सुंदर सा एक बढ़िया निष्कर्ष यहां पर लिखा गया है और कोटेशन वगैरह आप यहां पर लिख सकते हैं। लास्ट में देखो यहां पर एक कोटेशन और लिख दिया गया कि आपदा प्रबंधन केवल राहत नहीं है बल्कि तैयारी है, और वही तैयारी हमें जलवायु परिवर्तन की चुनौती से
सुरक्षित भविष्य की ओर ले जाएगी। तो ये सारे पॉइंट यहां पर हमने यहां पर मेंशन कर दिए हैं। आप चाहें तो एक एक करके इसको बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, पंचामृत वाला जो लक्ष्य है इसको आप चाहें तो बाद में आप डिटेल्स में लिख भी सकते हैं कि भाई ये हमारे पंचामृत लक्ष्य है, इन लक्ष्यों की प्राप्ति से हम जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब आज नहीं आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम अपने निबंध को बेहतर ढंग से लिखने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसके ऊपर हम लोग कुछ एक पॉइंट को और अलग से लिख देंगे तो चीजें आपके समझ में आ जाएंगी। ये थोड़ा सा हमने मैटर आपको हमें बता दिया है, यानी कि निष्कर्ष आपका थोड़ा सकारात्मक होना चाहिए, जहां पर चुनौती और समाधान दोनों आप यहां पर एक अच्छे बैलेंसिंग अप्रोच के साथ में लिखें। ठीक है, विरोध में कोई पॉइंट आपको नहीं लिखना है। ठीक है, कि सरकार ही नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो, ये हो कुछ हो, ये सब नहीं लिखना है। आपको थोड़ा सा बैलेंसिंग अप्रोच के साथ में चीजों को लिखना है, तो आप पाएंगे कि चीजें आप बेहतर ढंग से लिख ले जाएंगे। तो ये आज का निष्कर्ष हमारा हो गया निबंध, और इसमें कोई समस्या होगी तो आप सीधे मुझे कॉल कर लीजिएगा या जो से बात कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ एक पॉइंट हम आप लोग इसमें और बता देंगे। ठीक है, उपयुक्त रूपरेखा, तथ्यों, आंकड़ों आदि के समावेश के आधार पर एक व्यवस्थित एवं प्रवाहपूर्ण निबंध इस प्रकार लिख सकते हैं। आप इसके वैकल्पिक निबंध भी तैयार कर सकते हैं या इसमें अपने दृष्टिकोण से बदलाव भी कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें चीजें मेंशन आप अपनी तरफ से कर सकते हैं। जैसे हाल में कोई रिपोर्ट आपको पता है, अब आप एग्जाम देंगे दिसंबर नवंबर तक, उस समय कोई रिपोर्ट आ जाती है, कोई और आपदा आ जाती है, कुछ ऐसी घटना घटित होती है, तो आप उन घटनाओं को यहां पर मेंशन कर सकते हैं। तो करंट में चीजों को अपडेट करते हुए चलेगा। या जो मैं आर्टिकल कराता हूं आपको अलग अलग, उन आर्टिकल में आपको मैं अच्छी अच्छी बातें बता देता हूं, तो उन आर्टिकल्स वाले वीडियो को भी जरूर देखा करिए और उन आर्टिकल के वीडियो को आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल जो मैं कराता हूं वो भी आप लोग प्लीज जरूर देखा करिए, वो भी आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होने वाला है। तो ये आज का हमारा निबंध हो गया। आई थिंक ये आपको समझ में आई होंगी, और अब आप लोग जो है आगे लिखने का प्रयास कीजिएगा। ये एक अच्छा सा जो है चीजें यहां पर बहुत बेहतर ढंग से यहां पर लिखने का प्रयास हमने किया है। ठीक है, चलिए, ये बहुत बड़ा निबंध हमने जो है ये यहां पर निष्कर्षता, ये सारा पीडीएफ में आपको जो है मेंशन किया गया है कि किस प्रकार से चीजों को आप लिखते हैं। एक अच्छा सा निबंध यहां पर प्रॉपर तरीके से यहां पर देखो सारी बातें यहां पर लिखी गई हैं। ठीक है, चलो, तो इसको आप एक बार पीडीएफ में आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो ये हो गया आज का वीडियो। बाकी हम लोग नेक्स्ट निबंध में मिलेंगे और वहां पर भी हम लोग चर्चा ऐसे करेंगे। आई थिंक कि थोड़ा सा चीजें आपके सामने आई होंगी, मोटा मोटा एक आइडिया आपको लग गया होगा कि भाई कैसे लिखेंगे हम इसको निबंध को। ठीक है, तो शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।